जाते जाते इस मॉडल पेपर को एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए किस प्रकार से पेपर आएगा और कैसे आपको उत्तर लिखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। सरल आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हूबहू पेपर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है आप अपना अनुक्रमांक लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, यहाँ पे पेपर कोड है, ये आपका बेसिक कोड है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको पूर्णांक वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक, यहाँ पे समय दिख जाएगा और फिर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निर्देश आपको दिख जाएगा। कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। 1 से लेकर 4 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 5-5 प्रश्न होंगे। टोटल आपके 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, जिसका सही उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा 5 से लेकर 10 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको अधिकतम लगभग 25 शब्दों में लिखना होगा। वहीं 11 से लेकर 15 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर सीमा जो होगी वो लगभग 50 शब्दों में आपको देना होगा। और वहीं 16 से लेकर 18 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा। बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होंगे कितने पेज में लिखें, तो 2 पेज में आप जो है आंसर पूरा फिनिश करेंगे और जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा इसको 1 पेज में लिखेंगे। और वहीं बात करें आपका जो अति लघुत्तरीय रहेगा, इसको 2 पेज में 1 पेज में जो है 1 पेज में कम से कम आप 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन 1 पेज में जो है आप करेंगे। यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन के, जिसका सही उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन पहला है कार्य है। कार्य क्या है? गतिविधि है, प्रतिक्रिया है, प्रयास है, या फिर एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा इनमें से सभी। तो ट्रिक तो सभी को पता चल गया होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर डी वाला ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन इनमें से सभी है या फिर ये सभी लिखा है, तो आपका ये आंसर जो होगा वो 99% सही हो जाएगा, ठीक है। आप उसे बढ़िया से अच्छे से टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता का लक्षण नहीं है? ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कड़ी मेहनत करने की इच्छा, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना, चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना, कठिन मुद्दों से निपटने का प्रयास करना। तो इसमें आपका कौन सा लक्षण नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना, यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अल्प पोषण का कारण है। तो अल्प पोषण का कारण यहाँ पे ट्रिक पॉइंट देख सकते हैं, इनमें से सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे रतौंधी नामक रोग किससे की कमी से होता है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आगे इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो बचत करना है, श्रम तथा समय की बचत करना है, खाद्यान्नों का सदुपयोग करना है, या फिर जो है इनमें से सभी। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे का आप देखिए, दूसरे का कह रहा है कि शैशव अवस्था किसे कहा जाता है? तो शैशव अवस्था किसे कहा जाता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को, जन्म से लेकर 6 महीने की अवस्था को, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को, या 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। पहला वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि इनमें से कौन संवेदनशील नहीं है? संवेदनशील नहीं है ये आपसे पूछा गया है। बच्चे संवेदनशील है, राजनीतिक दल संवेदनशील नहीं है, महिलाएं संवेदनशील हैं, वृद्ध भी संवेदनशील है। तो इसमें आपका राजनीतिक दल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो बाल अपराधी किसे कहते हैं? विद्यालय न जाने वाले बच्चे को, बड़ों की बात ना मानने वाले बच्चे को, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को, इनमें से सभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। मैंने आपको 99% बताया है, 1% तो कहीं कहीं दिक्कत हो ही जाती है। तो बाल अपराधी जो इनमें से सभी वाला नहीं होगा, बल्कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को कहा जाएगा। आप जरा सोच के देखिए कि विद्यालय न जाने वाले बच्चे क्या अपराधी कहलाते हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, अपराधी
तो नहीं कहलाते हैं। अपराधी वो होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। तो उसमें तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए 99% मैंने कहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कह रहा कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक नहीं है इसका मतलब वो द्वितीयक रंग होगा। तो उसमें नीला है, लाल है, हरा है। तो उसमें हरा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है कि फैशन डिजाइन एवं व्यापार का मिश्रण है। तो यहाँ पे जो डैश है इसी में भरना है। तो इसमें देखिए आपका पॉइंट क्या हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा गया इनमें से सभी, तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता घुमाने वाला, तो उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सिल्क के कपड़े के गुण क्या हैं। तो सिल्क के जो कपड़े हैं उसका गुण हो जाएगा आपका पतला है, मुलायम है, चमकदार है। इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा कि परिधान की डिजाइन करने वाले स्त्री को कहते हैं। तो परिधान की डिजाइन करने वाले स्त्री को क्या कहते हैं। शुद्ध हिंदी लिखा है। कटुअर कहते हैं या कटुरेरे कहते हैं, डिजाइनर कहते हैं या स्त्री कटुअर कहते हैं। तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा। इसमें आपका जवाब हो जाएगा कटुरेरे, जो है दूसरा वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भोजन तथा पेय सेवा, अतिथि सत्कार, मनोरंजन सेवा, अतिथि के परिधान की व्यवस्था, और एक ऑप्शन आपको नीचे देखिए यहाँ पे पर्यटन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो आपका तीसरा वाला है अतिथि के परिधान की व्यवस्था, यानी कपड़े की व्यवस्था। जब कोई अतिथि आता है तो कपड़े की व्यवस्था नहीं कि भैया चलो हमारा कपड़ा पहन लो, वो अपना कपड़ा लेकर खुद आते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि चक्र का अवस्था में शामिल नहीं है। आगमन, कमरे का स्वाधिकार, मनोरंजन, परस्थान। तो ये सब है। इसमें मनोरंजन जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो क्या नहीं है ये आपको बताना है। उचित कीमत, वस्तुओं की जीवन भर गारंटी, सही वजन और माप, गुणवत्ता उत्पाद। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन भर किसी वस्तु गारंटी नहीं होती है, यही वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संदेश कैसा होना चाहिए। तो संदेश जो है सुस्पष्ट होना चाहिए, लघु होना चाहिए, निरर्थक होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। तो जो संदेश है वो बिल्कुल सुस्पष्ट होना चाहिए ताकि समझ में आए कि संदेश में क्या कहा गया है। अगला है यहाँ पे विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है। तो जानकारी देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जनसंपर्क के प्रकार क्या है। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है। रूपरेखा, समझना, प्रतिक्रिया या फिर सुनना। तो इसमें जो है जो श्रवण कौशल है, श्रवण यानी सुनने की प्रक्रिया है, तो इसमें जो है रूपरेखा ये आपका नहीं होगा। समझना, प्रतिक्रिया करना, सुनना ये इसका भाग हो जाएगा। रूपरेखा इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित किया जाता है। ऊल मार्क, सिल्क मार्क, हॉल मार्क या फिर एग मार्क। तो ऊनी वस्त्र है तो उसमें ऊल मार्क का निशान या जो है जो चिन्ह होता है वो अंकित किया जाता है। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में हूबहू ऐसे आ सकते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। जब ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऐसे उत्तर लिखना है शॉर्ट में जो आपको 1 नंबर लायक हो। ठीक है, ऐसा आपको उत्तर लिखना है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं सरल आसान शब्दों में कैसे आप उत्तर लिखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को जो है परिभाषित कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे जब काम किसी संस्था में वेतन के बदले किया जाता है तो उसे नौकरी कहते हैं। यानी जब आप काम करते किसी संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वेतन मिलता है काम के बदले तो नौकरी कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब काम से जीवन यापन का साधन मिलता है तो उसे जीविका कहते हैं, या फिर ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि जब काम अपने जीवन यापन के लिए किया जाए तो उसे जीविका कहते हैं, और जब काम निश्चित वेतन के लिए किया जाए तो उसे नौकरी कहते हैं। सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय का नाम बताइए। तो परंपरागत व्यवसाय का मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो खेती जो है उन्हें कृषि
प्राचीन काल से चली आ रही है। हस्तशिल्प यानी जो हाथ से काम किया था अभी भी कहीं कहीं होते हैं, और जो है हाथ से काम जो है, जैसे कुम्हार जो कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं वो हाथ से भी काम होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राचीन काल की व्यवसाय हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोषण का अर्थ बताइए। तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे, शरीर को आवश्यक ऊर्जा, विटामिन तत्व प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी जो भोजन आप करते हैं उस भोजन से कितनी ऊर्जा मिली, कितना विटामिन मिला, कितना पोषक तत्व मिला, ये सब जो है पोषण के अंतर्गत आता है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद खाद्य विज्ञान। विज्ञान में हम किसी विशेष चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे आगे खाद्यान्न लिखा है या खाद्य लिखा है, तो हम खाद्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें आप लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों की संरचना, उसकी गुणवत्ता या गुण, तैयारी यानी कब उत्पादन हुआ, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, उसका संरक्षण कैसे करना, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम खाद्य विज्ञान कहते हैं। सिंपल, ठीक है। आगे यहाँ पे परिवार का महत्व क्या है, तो उसमें आप सभी को अच्छे से पता होगा परिवार का क्या महत्व है। परिवार से हमें सुरक्षा मिलती है, परिवार से प्रेम स्नेह मिलता है, परिवार से सहयोग मिलता है, परिवार का मूल्य बहुत हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में क्या मूल्य होता है परिवार का, इसीलिए हम इस महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिवस देखभाल केंद्र क्या होता है। डे केयर सेंटर यानी एक दिन में जो बच्चों की देखभाल होती है उसे दिवस केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां छोटे बच्चों को दिन भर जो है देखभाल की जाती है उसे दिवस देखभाल केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा के प्रकार बताइए। तो रेखा बहुत सारी प्रकार की होती है, सीधी रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, तिरछी रेखा होती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये सब रेखा के प्रकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रेखा के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक रंग। इसमें आप लिख सकते हो कि द्वितीयक रंग वे होते हैं जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हरा हरा है, नारंगी है, बैगनी है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है। तो सभी जानते हैं कि अतिथि देवता के तरह सम्मान जो है देना अतिथि देवो भव कहलाता है, क्योंकि अतिथि देवता के समान माना जाता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे है अतिथि के चक्र की दो अवस्थाएं बताइए। तो जब अतिथि आते हैं तो उसे आगमन कहते हैं, और जब जाते हैं तो उसे हम प्रस्थान कहते हैं। तो 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, आगमन और प्रस्थान। आगे यहाँ पे विकास का अर्थ क्या है। तो विकास के बारे में लिखेंगे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। अब वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर सामाजिक रूप से इंसान बस आगे बढ़ता है तो उसे हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। इसकी जगह पे आपसे पूछ सकता है कि संचार किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, वो घुमा के बोर्ड वाला पूछ लेता है और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, आपको अच्छे तरीके से समझ के आंसर को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, उसको उत्तर लिखेंगे कि अपने विचारों या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण या फिर जो है संचार कहते हैं। इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। 4 अंक में कम से कम आपको आधा पेज में ये आंसर लिखना है। ठीक है, आधा पेज में नहीं तो 1 पेज में पूरा आंसर लिखेंगे, तब बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आसानी से समझ करके अपने शब्दों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन की सूचना और संचार में अंतर बताइए, या सूचना और संचार में टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो सूचना इन इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, आप इसमें लिखेंगे वह तथ्य या संदेश जिसे हम प्राप्त करते हैं उसे सूचना कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे तो बस आप इतना समझिए कि आपके व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज करता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है। तो संदेश में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तो होता है, सूचना तो होता है। तो सिंपल यानी आपको व्हाट्सएप में जो मैसेज मिलता है, जो संदेश मिलता है, उसी को सूचना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल से मैसेज आ गया कि जो है विद्यालय में कल छुट्टी है, या फिर कोई और सूचना आ गया, तो जो संदेश आपको मिला है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है, सूचना कहलाता है। सिंपल। आगे संचार देखिए, वो जो सूचना आपको मिला है वो कैसे मिला है, जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उससे हम संचार कहते हैं। अगर आपको अपनी भाषा में आपको समझाया जाए तो बस आप इतना समझिए कि जब आप अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, अब चाहे वो
मोबाइल के माध्यम से हो या टेलीविज़न के माध्यम से हो या फिर रेडियो के माध्यम से हो या फिर इंटरनेट के माध्यम से हो, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, इसके द्वारा सूचना जो है वो आदान प्रदान होती रहती है। सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नैदानिक पोषण जो होता है ये क्या होता है, आप इससे क्या समझती हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन इसके बारे में देख लीजिए। नैदानिक पोषण वह पोषण है जिसका उपयोग बीमार व्यक्तियों के इलाज में किया जाता है। यानी नैदानिक पोषण यानी जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है, जो आपको प्रतिदिन रोगी को भोजन देना होता है, किस प्रकार से देना है, जो डॉक्टर ने बताया उसी के अनुसार भोजन देना, वही नैदानिक पोषण है। सिंपल, ठीक है। यह अस्पतालों, क्लिनिक में डॉक्टर और आहार विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। जो अस्पताल में जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, जो क्लिनिक के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो बताते हैं कि कैसा आहार देना चाहिए। उसमें ध्यान दिया जाता है जैसे कि रोग के अनुसार विशिष्ट डाइट देना होता है। कम नमक, जैसे कभी कभी किसी को कम नमक खाने को बताया जाता है, कम चीनी खाने को बताया जाता है, जैसे डायबिटीज वगैरह है तो कम चीनी खाएं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 पॉइंट और इसमें ले सकते हैं, जैसे कि अधिक प्रोटीन, जैसे कुपोषण के मरीज है तो उन्हें अधिक प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज़ की कोई बीमारी है किसी को, तो उसको शुगर फ्री डाइट देना जरूरी होता है। चीनी जो है उसे बिल्कुल ना के बराबर देनी होती है। जैसे पीलिया में हल्का, आसानी से पचने वाला भोजन देना होता है। तो ये क्या है, ये सब नैदानिक पोषण के अंतर्गत आता है। आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बाल केंद्रित उपागम का जो है अर्थ बताइए। तो इसके बारे में आप लिखेंगे बाल केंद्रित उपागम, हेडिंग डालेंगे बाल केंद्रित उपागम, इसमें लिखेंगे बाल केंद्रित उपागम वह तरीका है जिसमें शिक्षा और देखभाल का केंद्र बच्चा होता है। यानी इसमें केंद्र में कौन है, केंद्र में बच्चा है, बच्चे के अनुसार पूरा प्रक्रिया होगी, वही बाल केंद्रित उपागम है। इसमें बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, गति, अनुभव को महत्व दिया जाता है। कुछ मुख्य बिंदु इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए बच्चा यहाँ पे केंद्र में है। आगे है खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की भावनाओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा दिया जाए या फिर उन्हें सिखाया जाए। तो ये आपका यहाँ पे बाल केंद्रित उपागम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन लोकतंत्रीकरण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले आप बताएंगे सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। इसमें लिखेंगे सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास होबे ने किया था। किसने, कौन होबे, इलियास होबे। तो होबे, कुछ ना कुछ होबे जरूर, आज नहीं तो कल होबे जरूर, कुछ ना कुछ होगा जरूर, ठीक है। तो वो भी होबे के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। और 1846 में जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद आईजैक सिंगर ने इसमें सुधार किया और ये पूरे विश्व में फैल गई। इसके बाद यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें कि फैशन का लोकतंत्रीकरण कैसे हुआ। तो आप इसमें लिखेंगे सिलाई मशीन के आने से फैशन सभी लोगों तक पहुँचा। सिंपल पॉइंट है, पहले कपड़े केवल अमीर लोग बनवा सकते थे, अब घर घर सिलाई मशीन आ चुकी है तो सब लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। सस्ते और अच्छे कपड़े उपलब्ध हुए हैं, फैशन आम लोगों तक पहुंचा है, बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन संभव हुआ है। उदाहरण के तौर पे पहले हाथ से सिलाई मशीन में समय लगता था, अब मशीन से जल्दी जो जो हाथ से सिलते थे लोग, उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन अब मशीन आ जाने से सुंदर अच्छे कपड़े बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं की कौन कौन सी समस्या होती है, ये आपको बताना है। तो सामान खरीदते समय उपभोक्ता को कई सारी समस्याओं को गुजारना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे क्या क्या समस्याएं होती हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है, शोषण के प्रकार बताइए, तब भी यही आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या शोषण हो सकता है। आप कभी दुकान पर गए होंगे और सामान खरीदे होंगे आप, तो सामान खरीदते वक्त जो है आपको कभी दुकानदार कम वजन तौल के दिया होगा, कम माप तौल में दिया होगा। अगर मान लो कि आपने 1 किलो कोई सामान लिया और उसमें वो 900 ग्राम दिया, तो 100 ग्राम का जो क्या कर लिया, वो आपसे लूट लिया, समझ लो 100 ग्राम काट लिया। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत माप तौल से जो है आप
ठगे जा सकते हैं। तो ये आपका एक समस्या हो जाएगा, ठीक है, उपभोक्ता की समस्या हो जाएगी। दुकानदार कभी कभी वजन देकर जो है ज़्यादा पैसा ले लेता है, कम वजन देकर पैसा ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है उचित मूल्य या फिर कह सकते हैं उच्च मूल्य। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस पर मान लो 500 रुपया दाम लिखा है, ठीक है, और वो आपसे 600 रुपये ले लेता है, तो ये भी एक तरह से आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। जो वास्तविक मूल्य है, जिस पे दाम लिखा है, वही आप दाम दे सकते हैं और वही दाम देना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नकली और ख़राब उत्पाद। कभी कभी असली के चक्कर में लोग नकली ले लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि इससे भी लोग ठगे जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। गुणवत्ता की कमी देखने को मिलती है। कभी कभी ISI मार्क नहीं होता है, एग मार्क, हॉल मार्क, ये सब उत्पाद अच्छे होते हैं, लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं करता और नकली प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये भी समस्या हो जाएगी। गारंटी वारंटी ना मिलना। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसकी कोई गारंटी वारंटी दुकानदार नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप उसे ले लेते हैं, बाद में ख़राब हो जाता है तो फिर वापस नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये उपभोक्ता के शोषण होने के कारण हैं, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो 6 अंक आपको मिलेगा। तकरीबन 2 पेज में आपको आंसर लिखना होगा। 16 नंबर जैसे क्वेश्चन पूछा है कि व्यावसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता के मुख्य भूमिका को संक्षेप में समझाइए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके नीचे अथवा करके ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए ऐसे क्वेश्चन को नज़र डालते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं फटाफट एग्जाम्पल के जरिए। व्यवसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिक की भूमिका क्या है, इसको संक्षेप में समझाइए। तो आप इसके बारे में लिखेंगे। पहले, व्यवसायिक जीवन में मूल्य और नैतिक बहुत महत्व होता है। मूल्य और नैतिकता व्यक्ति को सही गलत ज्ञान कराते हैं तथा उसे ईमानदारी, जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये आपका इतना अच्छा सेंटेंस आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हेडिंग डालेंगे, व्यवसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता की क्या भूमिका है। तो आप भूमिका के बारे में इस प्रकार से हेडिंग बना के अच्छे से लिखेंगे। पहला यहाँ पॉइंट है कि ईमानदारी और विश्वास, इसमें आप लिखेंगे नैतिकता व्यक्ति की ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज और कार्यस्थल पर विश्वास बढ़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा, अनुशासन और जिम्मेदारी बढ़ती है, यानी नैतिक मूल्य व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार और अनुशासित बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है सही निर्णय लेने का सहायता मिलती है, यानी मूल्य और नैतिक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में सही और न्यायपूर्ण जो है निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। आगे इसमें लिख सकते हैं सकारात्मक कार्य वातावरण में जो है कहीं न कहीं सकारात्मक कार्य फैलता है। नैतिकता के पालन करने से कार्यस्थल पर जो है सहयोग, सम्मान और सद्भाव का वातावरण बनता है। तो इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा करके लिख सकते हैं कि उद्यमिता क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो उसमें लिखेंगे उद्यमिता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए कार्य, नए व्यवसाय और नए विचार अपनाकर उसे सफल बनाता है। उद्यम जोखिम उठाते हैं और उत्पादन, प्रबंधन, नवाचार योजना को संचालन करते हैं। नवाचार का मतलब होता है नई नई चीज़ें सीखना, नया नया चीज़ करना। जैसे मान लेते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, आप मान लीजिए कोई ब्यूटिशियन का शॉप खोलते हैं, ठीक है। ब्यूटिशियन का अगर मान लीजिए आप शॉप खोलते हैं, तो अगर उसमें कोई लाभ होता है तो उसका फ़ायदा कौन लेगा, आप लोगे। अगर उसमें हानि होता है तो फिर उसे कौन सहेगा, आप सहोगे। तो जो व्यक्ति लाभ और हानि का जोखिम उठाता है उसी को उद्यमिता कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। अब इसके बारे में आगे इसके क्या क्या लक्षण हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप इसके बारे में आप लिख सकते हो। चाहे लक्षण पूछे चाहे विशेषता पूछे, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है जोखिम उठाने की क्षमता, यानी जो उद्यम होता है, जो उद्यमी व्यक्ति होता है, वो लाभ को और हानि को जोखिम उठाता है। तो उसमें लिखेंगे उद्यम नए काम शुरू करता है और जोखिम लेता है ताकि जो है वो अच्छा सा व्यवसाय कर सके। हर काम में रिस्क होता है तो रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे नवाचार, नवाचार का मतलब होता है नए विचार, नई तकनीकी, नए उत्पाद को जो है वो आजमाता है ताकि कहीं न कहीं वो नई नई चीज़ें आजमा कर विकास कर सके, व्यवसाय कर सके। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना उद्यमी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आप सही डिसीजन लीजिए, सही तरीके से लीजिए, सही समय पर लीजिए, वो सबसे बड़ा आप उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट है समस्या का समाधान की क्षमता। इसमें बता सकते हो आपकी कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढना वो उद्यम की सबसे बड़ी पहचान होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व गुण, यानी कह सकते हैं कि टीम का मार्गदर्शन, प्रेरित करने की क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। यानी आप अपने आप में इतना सक्षम हो कि आप दूसरे को मोटिवेट कर सके कि आप व्यवसाय करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या होती तो उसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है परिश्रम एवं दृढ़ता, यानी
उद्यम लगातार मेहनत करता है और हार नहीं मानता है और आगे चलकर एक ऐसा सफल इंसान बनता है जोखिम के आधार पे, जब जोखिम उठाता है तब। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार बताइए। तो आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पोषण की दृष्टि से आहार कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है डायग्राम में अगर बना देते हैं तो। 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट आप लिख के एक एक करके फिर हेडिंग डालिए और उसकी व्याख्या करते चले जाइए। बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कितने प्रकार के आहार होते हैं? तो संतुलित आहार होता है, संरक्षण आहार होता है, उपचारात्मक आहार होता है, वृद्धि आहार होता है, हल्का आहार होता है, उच्च ऊर्जा आहार होता है। तो आहार बहुत प्रकार के होते हैं। इनको आप अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि भारत में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से समस्या होती है पोषण में, तो उसको आपको बताना है। तो भारत में जनसंख्या अधिक होने से, जागरूकता कमी होने से अनेक पोषण संबंधी जो समस्याएं देखने को मिलती हैं। जनसंख्या ज़्यादा है, जागरूक कम है लोग, तो पोषण के संबंध जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कुपोषण, ये पहली समस्या हो जाएगी। दूसरा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी जो पोषक तत्व हम लेते हैं वो सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। कितना ऊर्जा, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा होना चाहिए, लोग ज़्यादा बाजारी सामान खा लेते हैं, दिक्कत हो जाती है भविष्य में। फिर यहाँ पे अगला लिखेंगे प्रोटीन में, वो प्रोटीन ऊर्जा की कुपोषण हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा सबसे बड़ा कारण है समाज में आज के डेट में। गरीबी और अशिक्षा देखने को मिलती है, स्वच्छता की कमी देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे ये कारण हैं जिसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया, तरीका कैसे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या विशेषताएं लिख सकते हैं यहाँ पे? प्रारंभिक बाल्यावस्था वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है और मानव विकास में महत्वपूर्ण ये काल माना जाता है। जैसे कि क्या इसमें देख सकते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, जिसमें इस उम्र में ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां और हड्डियां तेजी से विकास होती हैं। वहीं भाषा की बात करें तो बच्चा नए शब्द बोलना, वाक्य बनाना और शब्द का जो है संवाद करना, यानी बातचीत करना सीख जाता है। ठीक है। आगे इसमें मानसिक विकास कैसे होता है बच्चे का, तो उसमें लिखेंगे जिज्ञासा बढ़ती है और बच्चा चीज़ें जो है समझना, प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। 2 से 6 वर्ष का माँ के जो बच्चे होते हैं, खेल का महत्व भी समझने शुरू कर देता है और खेल के द्वारा बच्चा ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, जैसे कि रंग है, आकार है, सामाजिक व्यवहार भी करना सीख जाता है। सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो दोस्ती बनाना, यानी दोस्त बनाना, साझा करना, समूह में खेलना, ये सब भी जो है प्रक्रिया होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है यहाँ पे भावनात्मक विकास होता है, जैसे कि खुशी, डर, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी भावनाएं भी प्रकट होने लगती हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आप ले सकते हैं कि इसीलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चों का सर्वांगीण विकास की नींव रखती है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। नहीं तो अथवा करके ये भी समझ सकते हैं कि शिशु देखभाल केंद्र की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिशु देखभाल केंद्र जो होता है वह स्थान होता है जहाँ माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों को सुरक्षित देखभाल की जाती है। उसकी क्या उपयोगिता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या उसकी उपयोगिता है। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कार्यरत महिलाओं की सहायता। जो नौकरी करने वाली माताएं होती हैं वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें इस जो है केंद्र में जो है जो बाल केंद्र होते हैं यहाँ बच्चों को रखा जाता है और अच्छे से देखभाल की जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट है सुरक्षित वातावरण होता है वहाँ पे, यानी बच्चों को प्रशिक्षित व्यक्तियों के देखरेख में जो है बच्चों को वहाँ पे देखरेख किया जाता है। पोषणयुक्त भोजन भी उन्हें दिया जाता है, बच्चों को समय पर भोजन, दूध पिलाना, ये सब जो है वहाँ पे किया जाता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य भी वहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है, बच्चों की साफ सफाई, स्वास्थ्य का ध्यान जो है रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें है सीखने का अवसर, जैसे कि खेल, कहानियाँ, गतिविधियाँ, इसके माध्यम से बच्चों को सीखने का मौका भी वहाँ पे मिलता है। और फिर यहाँ सामाजिक विकास भी होता है, यानी जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और व्यवहार सीखते हैं, किस प्रकार से जो है वो अपना सामाजिक व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे तो अपने शब्दों में अच्छे से इसे आप लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।